ये एक संस्कृत पोयम है जिसके लगभग 120 स्टैंजास हैं, यानी वर्सेस हैं। ये एक तो वेदांत देशिका ने हंस संदेश लिखा है जो 13th सेंचुरी में लिखा है। हंस संदेश जो है ये विरह रस में रचा गया एक काव्य है। विरह रस वो रस होता है जिसमें यदा नभ स्निग्धमिंद निनाद करोति काम प्रणयिनो ममंतरा प्रिये विरहोद्रे कमिदम समागम भिलाषी स्फुरति न्यग्रोधे। ये है संस्कृत श्लोक। अब आइए पढ़ते हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद। When the sky, soft and gentle, makes a resounding noise, it fills my heart with longing for my beloved, and the desire for reunion flares up, just like a banyan tree bursting into bloom. अभी जो संस्कृत श्लोक मैंने पढ़ा और जिसका अंग्रेजी अनुवाद मैंने आपके सामने पेश किया वो था कालिदास के मेघदूतम का। इतिहास के पन्ने के इस पर्टिकुलर एपिसोड में आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है योगेश लहानकर और चलिए इस पर्टिकुलर रचना को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा, मेघदूतम ये रचना कालिदास द्वारा लिखित है और इसको 4th या 5th सेंचुरी में उन्होंने लिखा होगा। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद इसको 5वीं शताब्दी में लिखा गया हो, लेकिन 4th and 5th सेंचुरी एक यूजुअल मापदंड है जिसमें इसको रचा गया है, ऐसा माना जाता है। अगर हम मेघदूतम की बात करते हैं तो संस्कृत पोएम्स में ये एक सबसे उम्दा पोयम मानी जाती है। ऑब्वियसली कालिदास द्वारा लिखित है। एक संस्कृत पोयम है जिसके लगभग 120 स्टैंजास हैं, यानी वर्सेस हैं। ये एक मैसेंजर पोयम है जिसे एक संदेश काव्य के तौर पे भी जाना जाता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की और उसी के साथ एक्चुअली संदेश काव्य नाम का काव्य का एक नया प्रकार भी इन्होंने इसी के साथ इजाद किया है। बाद में बहुत सारे दूसरे लिटरेरी ऑथर्स ने इसी टाइप के काव्यों को आगे उन्होंने वो लेके गए हैं, जिसमें एक नाम आता है वेदांत देशिका का। तो वेदांत देशिका ने हंस संदेश लिखा है जो 13th सेंचुरी में लिखा है। हंस संदेश जो है ये राम जी का संदेश लेके जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक हंस है जो राम का संदेश जो है वो लेके जाता है। इसी प्रकार से मेघदूतम में कौन किसका संदेश लेके जाता है वो हम लोग अभी जानने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम मेघदूतम के बारे में बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट पूर्व मेघा है और उत्तर मेघा जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। बहुत सारे हिस्टोरियंस और जो लिटरेरी विद्वान हैं, मतलब साहित्य जानने वाले जो विद्वान हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उत्तर मेघ में लिखे हुए कुछ जो स्टांजाज है वो काफी इलैबोरेट है, वो काफी सुशोभित है और एक प्रकार से देखा जाए तो संस्कृत लिटरेचर में वो सबसे ज्यादा मतलब ये माने जाते हैं बढ़िया और सबसे ज्यादा उम्दा काव्य के तौर पे वो काफी प्रचलित है। अगर हम इस पूरे के पूरे इसकी बात करते हैं कि कालिदास ने इसको कहाँ लिखा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल इंडिया इसका लोकेशन होता होगा। और यहाँ पे देखिए कालिदास जो है ये मॉडर्न डे महाराष्ट्र में जो नागपुर है इसके आसपास एक रामटेक नाम का गांव है, यहाँ पे वो मॉनसून के टाइम पे विजिट कर रहे थे। तो तब वहाँ की जो सौंदर्य सृष्टि है उसको देख के उनको इस काव्य रचना को रचने का एक ख्याल उनके मन में आया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में ये एक कोर्ट के मतलब कवि थे, कोर्ट पोएट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और इन्होंने नागपुर साइड में रामटेक को मतलब उसके सौंदर्य को निहारते हुए इसको रचने का सबसे पहले उनके मन में ख्याल आया होगा, ऐसे हम मानते हैं। ये एक विरह रस में रची गई कविता है, विरह रस में रचा गया एक काव्य है। विरह रस वो रस होता है जिसमें 2 प्रेमियों को अलग थलग रहना पड़ता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ सेपरेशन को अनुभवते हैं। एक विरह जो होता है उसका उनको अनुभव होता है। तो ऐसे में प्यार और विरह इसका एक सेंट्रल थीम बन जाता है और मेघदूतम भी इसी का एक बहुत अच्छा ये बन जाता है, उदाहरण बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी बताई जाती है यक्ष की। इसके पीछे भी एक स्टोरी है
तो कौन सी स्टोरी है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आपको सभी को पता होगा रावण, ठीक है, लंका के राजा। तो ऐसा माना जाता है कि लंका के जो रावण हैं उनके एक बड़े चचेरे भाई थे, उनका नाम था कुबेर। वही कुबेर जिनको हम धन के देवता के रूप में पूजते हैं। उनके पास पहले लंका का राज्य था, लेकिन रावण ने उनसे लंका जीत ली और फिर उनको लंका छोड़नी पड़ी ऑब्वियसली। लंका छोड़ के वो माउंट कैलाश गए और वहां पे अपनी नई नगरी अलका नगरी, जिसको अलंकापुरी के नाम से भी जाना जाता है, वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। वहां पे वो यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं इनके ऊपर राज्य कर रहे थे। ऐसे में एक यक्ष था जो अपनी ड्यूटीज, जो उनको दिए हुए कार्य है, वो ठीक से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो कुबेर हैं वो उनको बैनिश कर देते हैं, वो उनको अलंकापुरी से निकाल फेंक देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको 1 साल अब अलंकापुरी में नहीं आना है, मैं आपको यहाँ से बैनिश कर रहा हूँ। ऐसे कह के उनको वो बाहर भेज देते हैं अलंकापुरी के। अब यक्ष जो है पहले कुछ महीने तो निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आ जाती है, पूरा जो उनके आसपास का जो ये है वातावरण है, जो पूरा का पूरा नेचर है, वो खिल उठता है। और ऐसे में ये जो यक्ष है अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका यक्षिणी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसी के चलते वो विरह रस में विलीन हो जाता है। वो अपनी यक्षिणी को, अपने पत्नी को बहुत ज्यादा अब मिस कर रहा है और ऐसे में एक राह चलते मेघ को, यानी क्लाउड को, वो दरखास्त करता है कि मेरा एक मैसेज है, आप सेंट्रल इंडिया में हो, ये जो आप हो यहाँ से आप मतलब मेरा संदेश लेके अलंकापुरी जाओ। मेरा जो विरह का संदेश है, मेरा जो प्रेम संदेश है, आप यक्षिणी को जरूर पहुंचाना। जब ये जो क्लाउड है, मेघ है, वो कहता है कि ठीक है, मैं आपका संदेश लेके जाऊंगा, मैं आपका दूत बनूंगा। तो ऐसे में मतलब ये जो नाम है मेघदूतम, ये आ जाता है। ये जो मेघदूतम की कहानी है, यहाँ पे ये सिर्फ कोई एक संस्कृत का काव्य बन के ना रह जाए, ये इसके पीछे का मतलब समझाने का एक बहुत बड़ा मोटिव था। क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यक्ष का संदेश लेके एक मेघ जो है दूत बन के यक्षिणी की ओर जा रहा है, माउंट कैलाश अलंकापुरी, तब एक्चुअली वो उसको रास्ता पूछता है कि किस तरह से मैं जाऊंगा। तो उसमें जो यक्ष है वो उनको रास्ता बताता है और बहुत ही डिटेल में रास्ता बताता है। तो बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में चर्चा होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में चर्चा होती है, सामाजिक जो तब की सिचुएशन थी उसके बारे में, कल्चरल सिचुएशन के बारे में, सांस्कृतिक पैटर्न्स जो होते हैं इसके बारे में वो चर्चा करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे समाज और राजनीतिक और ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक जो व्यवस्था थी भारत में तब की 4th 5th सेंचुरी की, उसके बारे में हमें मेघदूतम में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। आई होप इतिहास के पन्नों का ये पहला एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।